नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के विभाजन की त्रासदी को लेकर एनसीईआरटी के नए शैक्षिक मॉड्यूल ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जारी इस मॉड्यूल में विभाजन की जिम्मेदारी 3 प्रमुख पक्षों मोहम्मद अली जिन्ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन पर डाली गई। इसमें जिन्ना को अलग राष्ट्र की मांग से सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला बताया गया है। वहीं नेहरू और पटेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस को गृह युद्ध से बचने के लिए विभाजन स्वीकार करने वाला ठहराया गया। इसके अलावा माउंटबेटन पर आरोप है कि उन्होंने जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को जल्दबाजी में आजादी की तारीख तय कर अराजकता फैलाई, जिससे रेड क्लिफ रेखा अस्पष्ट रह गई और हिंसा व विस्थापन बढ़ा। मॉड्यूल यह भी कहता है कि विभाजन अपरिहार्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक मजबूरियों और गलतफहमियों का परिणाम था। एनसीईआरटी का मानना है कि विभाजन की प्रतिध्वनियां आज भी भारत पाकिस्तान संबंधों, कश्मीर विवाद और सांप्रदायिक तनाव में महसूस की जाती हैं। एनसीईआरटी के भारत विभाजन पर नए मॉड्यूल को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे खारिज करते हुए मांग की कि इस दस्तावेज को चला दिया जाए, क्योंकि यह सच नहीं बताता। खेड़ा ने आरोप लगाया कि विभाजन कांग्रेस की वजह से नहीं, बल्कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सांठ-गांठ से हुआ था। बता दें कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जारी यह मॉड्यूल माध्यमिक छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को विभाजन का जिम्मेदार बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि तत्कालीन भारतीय नेतृत्व के पास शासन का अनुभव नहीं था, जिसने जल्दबाजी में फैसले को जन्म दिया। कांग्रेस ने इस व्याख्या को ऐतिहासिक तथ्यों से परे बताया। पवन खेड़ा ने कहा कि विभाजन का विचार 1938 में हिंदू महासभा और फिर 1940 में जिन्ना द्वारा उठाया गया था। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हुए इसकी सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस ने राष्ट्र और व्यक्ति निर्माण में एक सदी से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ा हमला बोलते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि यदि आरएसएस एनजीओ है तो इसका पंजीकरण आईडी, वित्तीय पारदर्शिता और विदेशी योगदान नियमन अधिनियम यानी FCRA लाइसेंस कहाँ है। केरल कांग्रेस ने 6 बड़े सवाल पूछते हुए आरएसएस की पंजीकरण स्थिति, वार्षिक लेखा जोखा और एनजीओ डारपैन पोर्टल पर उपस्थिति पर जवाब मांगा। विपक्ष का आरोप है कि आरएसएस एक अपंजीकृत संगठन है, जो सत्ता की राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाता है, लेकिन जवाबदेही से बचता है। विशेषज्ञों के अनुसार आरएसएस स्वयं को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन बताता है, न कि औपचारिक रूप से पंजीकृत एनजीओ। वहीं वैश्विक स्तर पर PRAC, ऑक्सफैम और वर्ल्ड विजन जैसे संगठनों को सबसे बड़े एनजीओ माना जाता है, क्योंकि उनके वित्तीय और संचालन संबंधी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत के बाद अब दोनों नेताओं की सोमवार को वाशिंगटन डीसी में मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि अलास्का से लौटते समय ट्रंप ने जेलेंस्की से लगभग 1 घंटे तक फोन पर बात की। इस दौरान ट्रंप ने नाटो सदस्य देशों के नेताओं से भी संवाद किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के कार्यालय ने पुष्टि की कि उन्होंने अलास्का वार्ता के बाद ट्रंप और जेलेंस्की दोनों से बात की। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई बात में यूरोपीय नेता भी शामिल हुए। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर जानकारी दी कि वह सोमवार को ट्रंप से मुलाकात करेंगे और इसके निमंत्रण के लिए उन्होंने आभार जताया। यह मुलाकात रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और यूक्रेन संबंधों को लेकर अहम मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप का एक विशेष पत्र सौंपा है। व्हाइट हाउस अधिकारियों ने बताया कि इस लेटर में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बच्चों की स्थिति पर चिंता जताई गई है। स्लोवेनिया में जन्मी मेलानिया ट्रंप यात्रा में शामिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने पत्र में खास तौर पर युद्ध के दौरान बच्चों के अपहरण और जबरन स्थानांतरण का मुद्दा उठाया। यूक्रेन सरकार का अनुमान है कि फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से अब तक कम से कम 19,500 बच्चों को रूस या रूस नियंत्रित क्षेत्रों में डिपोर्ट किया गया है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने 2023 में पुतिन और उनकी बाल अधिकार आयुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। मेलानिया का यह पत्र बच्चों की सुरक्षा और मानवीय संकट की गंभीरता को रेखांकित करता है, जिसे ट्रंप ने पुतिन तक पहुंचाया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 से 20 अगस्त तक 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि वांग यी भारत के निमंत्रण पर आ रहे हैं और उनकी यह यात्रा
दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगी। इस दौरान भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा क्षेत्रों को लेकर 24वें दौर की वार्ता आयोजित की जाएगी। वांग यी, जो सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य भी हैं, चीन और भारत सीमा मामलों में चीन के विशेष प्रतिनिधि की भूमिका निभाते हैं। इस बैठक को दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा तनाव को कम करने और संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा दोहराई। यह योजना 2024 में ही घोषित की गई थी, लेकिन अब पीएम ने इसे घुसपैठियों से जोड़ते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है और घुसपैठिए युवाओं के रोजगार छीन रहे हैं। जबकि विशेषज्ञों के अनुसार डेमोग्राफी का अर्थ मानव जनसंख्या के आकार, संरचना और बदलावों के अध्ययन से है। सरकार ने 2024 में एक उच्च स्तरीय पैनल बनाने की योजना बनाई थी, जिसका मकसद आबादी में वृद्धि, उम्र दराज आबादी और सामाजिक आर्थिक असंतुलन जैसे मुद्दों पर सुझाव देना था। दी हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह पैनल वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से बनना था, लेकिन प्रशासनिक देरी और संसाधनों की कमी से अभी तक आगे नहीं बढ़ा। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि समय रहते कदम न उठाए गए तो भारत को स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन और लेबर की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक अलग अलग चीजों पर 5%, 12, 18 और 28% तक का टैक्स लगता है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब रहें। इसमें 5% ज्यादातर जरूरी चीजों पर और 18% बाकी सामानों पर, यानी 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब खत्म हो जाएंगे। माना जा रहा है कि सरकार इस बदलाव को दिवाली तक लागू कर सकती है। इस पर कांग्रेस ने आधिकारिक एक्स हैंडल से प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द आधिकारिक चर्चा पत्र यानी डिस्कशन पेपर लाना चाहिए, ताकि इस बड़े मुद्दे पर जनता और राज्यों की राय ली जा सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जीएसटी 2.0 की मांग कांग्रेस लंबे समय से कर रही है। 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने वादा किया था कि टैक्स सिस्टम आसान बनाया जाएगा। अभी का जीएसटी ढांचा बहुत उलझा हुआ है, इसमें कई छूट और ज्यादा दरें होने से कर चोरी भी बढ़ी है। एमएसएमई, छोटे उद्योग धंधे, कपड़ा, पर्यटन, निर्यात, हस्तशिल्प और खेती से जुड़े लोगों की समस्याओं का हल निकालना जरूरी है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि राज्यों की कमाई पर असर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार को जीएसटी मुआवजा की अवधि 2026 के बाद भी बढ़ानी चाहिए। जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद केंद्र सरकार जीएसटी 2.0 लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद है आम लोगों और कारोबारियों के लिए जीवन को आसान बनाना और टैक्स का बोझ कम करना। सरकार जीएसटी के ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीजों पर 5% और बाकी सामानों पर 18% का टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। अभी 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करने की योजना है, जिसके बाद कांग्रेसी समर्थक राहुल गांधी का 2017 का बयान शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2016 से ही 28% जीएसटी को खत्म करने के लिए कहा था और इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया था। आज 8 साल बाद सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार 28% जीएसटी को खत्म करने का प्लान बना रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद कथित वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करना और साफ वोटर लिस्ट सुनिश्चित करना है। राहुल गांधी ने इसे न सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बल्कि लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की हिफाजत की जंग बताया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब भी राहुल गांधी जी यात्रा के लिए निकले हैं, इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। वोटर अधिकार यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। हम सबके अस्तित्व की लड़ाई के लिए ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। बता दें कि 16 दिन तक चलने वाली 1300 किलोमीटर की यह यात्रा बिहार प्रदेश के करीब 25 जिलों से गुजरेगी और इस यात्रा में बिहार तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.